देरी तो नहीं हो गई? ऐसा ऐसा कोई ये अच्छा, नहीं है। आराम से क्या इतने दिन में साक्ष्य को छिपाए नहीं जा सकते थे क्या? हम लोग हर बिंदु पे आपका जो कहना है हर चीज पे प्रश्न बड़ा है, मौन खड़ा है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले में हो रहे खुलासे का आखिर सच क्या है? कौन है वो पर्दे के पीछे शख्स जो लगातार न केवल इस साजिश की परतों को ढांपने की कोशिश कर रहा है, बल्कि नित नए तर्क दे रहा है, तर्क ऐसे जो खोखले साबित हो रहे हैं। आम लोगों की तमाम आवाजों और लगातार जारी विरोध के बाद आखिरकार पटना पुलिस न केवल बैकफुट पर गई, बल्कि पुलिस मुख्यालय ने एक एसआईटी का गठन किया और एसआईटी का गठन करते ही लोगों के बीच जो उम्मीद जगी थी, उसी रूपरेखा पर काम करते हुए न केवल आईजी सेंट्रल घटनास्थल पर पहुंचे, बल्कि सबसे पहले उन्होंने जो लगातार न्यूज फॉर नेशन कहता रहा था कि पीओ जो है प्लेस ऑफ ऑकरेंस, जिस कमरे में बच्ची रहती थी, जिस हॉस्टल के कमरे में बच्ची रहती थी, उसको सील किया जाए और एफएसएल द्वारा वहां से एविडेंस कलेक्ट किया जाए। पुलिस ने शुरू से एक शब्द जो है कहा था कि बच्ची ने जो है नींद की गोलियां खाई हैं, नींद की गोलियां खाई हैं, ओवरडोज लिया है, इसकी वजह से जो है वो अनकॉन्शियस हो गई और उसको दौरे पड़ने लगे। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर नींद की वो गोलियां कौन सी हैं? तो इसका भी खुलासा न्यूज फॉर नेशन आज पहली बार करने जा रहा है और हम आपको बताने जा रहे हैं मैं सबूत कि आखिरकार उस बच्ची जिस पर ये लगातार पटना पुलिस कह रही है कि उसने ओवरडोज लिया था, लगभग 50 नींद की गोलियां खाई थी, तो आपके उस सवाल का जवाब हम देने जा रहे हैं कि आखिर वो तथाकथित कौन सी नींद की गोलियां थी। क्या उसने खुद खाई थी या उसको खिलाई गई थी? यह बड़ा सवाल है। लेकिन अभी हम आपको मैं सबूत बता रहे हैं कि आखिर उसने कौन सी गोलियां निगली थी या जबरिया उसके मुंह में डाल दी गई थी। तो ये जो 3 पन्ने हैं मेरे हाथ में, ये चूंकि कई बार क्या होता है कि जो सोर्स होते हैं वो खुद सामने आने को तैयार नहीं होते हैं, तो हमारी भी मजबूरी हो जाती है कि उनके तथ्यों को जो है बारीकी से जांच करें, उनको इन्वेस्टिगेट करें, और जब हम ये तय कर लें कि वो बिल्कुल सटीक और सही हैं, तो हम उनको आपके सामने लेकर आते हैं। उनकी मजबूरी है, वो अपना फेस और अपने तथ्य दिखाना नहीं चाहते। मेरे हाथ में ये 3 पन्ने हैं और ये बताने के लिए काफी है कि प्रभात मेमोरियल में क्या कुछ खेल हुआ है। पीड़िता जो है वहां 6 जनवरी को भर्ती की गई थी और मैं आपको बता दूं कि 2 दिनों तक उसका पैथोलॉजिक जांच नहीं की गई थी और 8 तारीख को, यानी घटना के जब वो भर्ती की गई उसके बाद 2 दिनों के लंबे गैप के बाद 8 तारीख को, मैं आपको समय भी बता देता हूं कि 8 तारीख को प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसका अपना पैथोलॉजी जो है लैब है, वो लाइफ सेल डायग्नोस्टिक के नाम से है, इन्होंने जो है ये बकायदा जो है इस बात की जो है चीख चीख कर मुनादी कर रहा है कि कैसे जो है उसका सैंपल कलेक्ट किया गया और जिसकी रिपोर्ट के बिना पर पटना पुलिस ने जो है बतौर एक्सपर्ट ये कहना शुरू कर दिया कि ये आत्महत्या की कवायद इस बच्ची ने ही की। यानी पटना पुलिस ने महज एक रिपोर्ट, जिसकी हकीकत यह है कि घटना के जिस दिन वो पीड़िता हॉस्पिटल प्रभात मेमोरियल में भर्ती होती है और डॉक्टर सतीश के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं आनन फानन में 8 जनवरी को। आप सोचिए, एक लंबा वक्त, घंटे बीते हैं, मिनट्स जो है आप कह सकते हैं घंटे में तब्दील हुए, घंटे दिनों में तब्दील हुए। उसके बाद जो है ये इन्होंने एक कोशिश की और बच्ची का यूरिन टेस्ट कराया। अब देखिए यूरिन टेस्ट कब होता है, तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सैंपल हैज बीन कलेक्टेड, मतलब यूरिन का जो है सैंपल जो है इन्होंने 8 तारीख को यानी 8 जनवरी को 8:40 यानी सुबह 8:40 पे सैंपल कलेक्ट किया और लाइफ सेल डायग्नोस्टिक जो एक कह सकते हैं पैथोलॉजी है, जो प्रभात मेमोरियल का ही जो है अनुवांशिक अंग है, ये एक जो है निजी और बहुत बड़े लेबोरेटरी से जो है अटैच है, कोलैबोरेशन है, जिसके जरिए ये जो है आप कह सकते हैं कि
पैथोलॉजिक रिपोर्ट्स जो है मंगवाते हैं और सैंपल की जांच करवाते हैं। वो जो है 9:56 पर इस सैंपल को कलेक्ट करता है। ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, ये न्यूज फॉर नेशन खुद से नहीं कह रहा है, बल्कि ये तमाम सबूत हैं जो चीख चीख कर इस बात की मुनादी कर रहे हैं कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम सुनियोजित ढंग से एक साजिशन आगे बढ़ता रहा। आप देखिए, उसके बाद सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है और महज 2 घंटे बाद 11:33 पर इस सैंपल का रिपोर्ट भी जो है वापस लाइफ सेल डायग्नोस्टिक जो एक इकाई है प्रभात मेमोरियल की, उसको भेजा जाता है। और उसी के बाद चीख चीख कर पटना पुलिस ये कहना शुरू कर देती है कि यूरिन जांच में जो है बच्ची के जो है नशे की और नींद की गोलियां का अंश पाया गया है। तो क्यों नहीं पाया जाएगा, यह बड़ा सवाल है। लेकिन आखिर 2 दिनों तक पैथोलॉजिकल जांच क्यों नहीं हुई? बच्ची के परिजनों से हमने बात की, बच्ची को कोई जो है सीवियर अटैक्स नहीं आता था, दौरे नहीं पड़ते थे, वो बिल्कुल स्वस्थ बच्ची थी। इस रिपोर्ट में जो है तमाम वो चीजें की गई थी, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है जिसका खुलासा हम करने जा रहे हैं, उसके बाबत आपको बता दें कि बच्ची के शरीर से, उसके यूरिन से जिस दवाई नींद की गोली का अंश मिला है, वो कौन सी गोली थी और कथित तौर पे 90 टैबलेट उसके पास मौजूद थे। मैं आपको बता दूं, ये वो नींद की गोलियां हैं जो न केवल पूरे यूरोप में बैन है बल्कि भारत में भी सुलभता से अवेलेबल नहीं है। इसके लिए बाकायदा आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। और ये नींद की गोली है बेंजोडाइजापाइन। ये बेहद खतरनाक नींद की दवाई है। यूरोपियन संघ ने इसको बैन कर दिया है, अमेरिकन कंट्रीज में ये बैन है, भारत में भी जो है ये 0.25 से लेकर 5 mg और 10 mg तक मिलती है। और बोलचाल की भाषा में, मेडिकल टर्म्स में लोग कहते हैं कि इसका 1 डोज काफी होता है हाथी को भी सुला देने के लिए। तो आप सोचिए, एक बच्ची जो मेडिकल की तैयारी कर रही है, वो कैसे इस दवा की जो है चपेट में आ गई या उसने खाया। अमूमन देखिए चीजें कैसे बदलती हैं। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं या अनिद्रा के शिकार हैं, तब डॉक्टर जो है जिस उम्र की ये बच्ची है तो उसको जो है 0.25 mg उसको भी 2 टुकड़ों में देने को प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन 10 mg, और आप इसी रिपोर्ट की बिना पे पटना पुलिस ने जो है पूरी थ्योरी बदल दी। उनका स्पष्ट रूप से डे 1 से कहना शुरू हो गया, वो कहते रहे, दावा करते रहे, और बकायदा उन्होंने जो है डॉक्टर की रिपोर्ट, इसी पैथोलॉजी रिपोर्ट जिसके बारे में अब हम सबसे बड़ा दावा करने जा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि अगर उस बच्ची का सैंपल लिया गया तो वो सैंपल जो है, ये कानून कहता है कि सैंपल को कम से कम 15 दिन तक प्रिजर्व करना था। तो अब हमारा प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से ये बड़ा सवाल है कि बच्ची का यूरिन सैंपल कहां है जो आपने कलेक्ट किया था, और उसको जो है अपने कोलैबोरेशन वाले एक बड़े नामवर देश के बेहद बड़े लेबोरेटरी में जांच करवाया था, उसकी ओरिजिनल शीट कहां है। हम इन कागजात के जरिए हम दावा करते हैं और बात करते हैं कि अगर पटना पुलिस और पटना पुलिस की एसआईटी इस जांच का खुलासा करना चाहती है तो उस सैंपल का फिर से एक बार जांच कराया जाए, क्योंकि सैंपल प्रिजर्व रखने का जो ये पूरा मामला है वो कानूनी जो है मेडिको लीगल एक्ट के तहत, ये जो है बिल्कुल एक प्रक्रिया के तहत है कि आपको सैंपल को प्रिजर्व करके रखना होता है। तो आखिर जिस बात का डर था उसी ओर ये पूरा मामला बढ़ता चला जा रहा है कि साजिश की कई परतें हैं, इसमें तमाम लोग जो है इन्वॉल्व हैं, और धीरे धीरे ये मामला एक घटना से सनसनी बनी और अब ये चीख चीख कर कहने को हालात मजबूर कर रहे हैं कि ये साजिश है, ये महज एक बच्ची की मौत नहीं है, एक कत्ल है। पटना में चल रहे हॉस्टल व्यवसाय कैसे कत्लगाह में तब्दील हो रहे हैं, इसकी बानगी भर नहीं है। ऐसे तमाम जो है मुद्दे अब तक उछलते रहे हैं और समय की गर्त में खोते रहे हैं, लेकिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरीके से ये पूरा कांड हुआ है वो कहीं ना कहीं ये बताने के लिए आपको मजबूर करता है कि सत्ता, पैसा और पहुंच के बल पे किसी भी मामले को दबाया जा सकता है। और आपको ये बता दें कि ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वो सबूत कह रहे हैं। और हमारा सवाल बिहार के डीजीपी से है, पटना के एसएसपी से है,
एसआईटी को लीड कर रहे आईजी सेंट्रल से है कि उस सैंपल की जांच कराई जाए। आखिर क्यों 48 घंटे तक उस पीड़िता का यूरिन टेस्ट नहीं हुआ? क्या हम मान लें कि अस्पताल में कुछ खेल चल रहा था? क्योंकि जिस तरीके से परिजन लगातार डॉक्टर सतीश पर उंगलियां उठा रहे हैं, वो अपने आप में फिर से एक बार प्रश्न बड़ा है, मौन खड़ा है। आखिर इन सवालों का जवाब पटना पुलिस और बिहार पुलिस की एसआईटी कब देगी? लोगों को इंतजार है। हमारी मुहिम जारी है। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। हम लगातार संभू गर्ल्स हॉस्टल कांड से जुड़े तथ्यों को सामने लाते रहेंगे और पूर्णतया इस इंसाफ की जंग में आम लोगों की आवाज बनते रहेंगे। धन्यवाद।